अनकंडीशनल सपोर्ट आपको जारी रहेगी। हमने बोला कि हम आपकी नेशनल कॉज को सपोर्ट करते हैं। 26 नवंबर को आपने हमारा हड़ताल सपोर्ट किया 2020 में, हमने आपका मार्च टुवर्ड्स दिल्ली सपोर्ट किया और 27 नवंबर ऑनवर्ड्स हम आपके साथ खड़े थे। अब आप हमारी स्ट्राइक के सपोर्ट में आइए। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जो सब सुन रहे हो तेलंगाना में और तेलंगाना के बाहर, के किसान मोर्चा ने हमारी 2 दिन की सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की हड़ताल को समर्थन दिया है। इसको हम भारत बंद सरीखी स्थिति बनाना है ताकि ग्रामीण विभाग और शहर विभाग, औद्योगिक क्षेत्र विभाग हमें ये चुनौती देते हुए इस नरेंद्र मोदी की सरकार को अपने आंदोलनों को मार्च ऑनवर्ड्स तेज करना है। इसलिए ये भी आपको सूचना है कि संयुक्त किसान मोर्चा आपके साथ खड़ा होगा जहां तक इस आंदोलन की सवाल है, जो हमारा हड़ताल का आंदोलन आ रहा है। हमारे जहां तक कोर्ट्स का प्रश्न है, कोर्ट्स में ऑलमोस्ट 23 राज्यों ने रूल्स बना लिए हैं। कोर्ट्स चारों रेडी कर दिए सरकार ने हमारी अपोजिशन के बावजूद। जब इन्होंने 8 से 12 घंटा करने का सर्कुलर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भेजा था पूरे देश के चीफ सेक्रेटरीज को, 8 to 12 आवर्स कर दो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट करो, और वो जो 4 लाख वसुंधरा राजे के टाइम पे चेंज किए गए थे और प्रेसिडेंट से साइन कराए गए थे, उसके ऊपर बताओ तुम लोगों ने अपने राज्य में क्या किया है। हम लोगों के हाथ में वो नोटिस लगा, हम लोगों ने उसको इस्तेमाल किया और आईएलओ के डायरेक्टर जनरल को कंप्लेंट लिखी लंबी चौड़ी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से। वो पहला नोटिस हमारे हाथ में ही हमारे एक मित्र साथी ने पहुंचाया था। उसके बाद सबको हमने अलर्ट किया, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस को, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और जब हमने आईएलओ में कंप्लेंट की तो आईएलओ के डायरेक्टर जनरल ने प्राइम मिनिस्टर से बात की और वहां से ऑब्जेक्शन भेजा, तो ये सरकार उससे पीछे हट गई। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, हम 8 to 12 आवर्स नहीं कर रहे, पर अब क्लैंडस्टाइनली फिर से उसी हरकत को किया जा रहा है। गुजरात की गवर्नमेंट ने फिर भी पास कर दिया उसको, वहां लोकली उससे लड़ा गया और गुजरात की कोर्ट में जब हम लोग उससे गेन किए तो सुप्रीम कोर्ट में चली गई सरकार गुजरात की कि नहीं, हम 12 घंटे का करेंगे, ओवर टाइम भी नहीं देंगे, 12 घंटे का काम हम डेट जो है डे फिक्स करेंगे वर्कर्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कह के निरस्त कर दिया। दूसरी बार हम डीजी के पास कब गए हैं, आईएलओ के पास, डिफेंस में जब ऑर्डिनेंस पेश किया गया तो आईआरक्यूसी की तरफ से ये ऑर्डिनेंस एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी लेबर लॉज है, एंटी इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स है और कॉवेनेंट्स है, ये कह के हमने आईएलओ में कंप्लेंट किया हुआ है। उस कंप्लेंट के बाद हमारे साथियों ने भी 2 कोर्ट केस कर रखे हैं, पर उसके बाद अभी तक ये सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी हम नहीं जानते, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कटघरे में इस सरकार को खड़ा करने में आपकी आईआरक्यूसी ने रोल अदा किया है। सरकार झट से बोलने लगती है, दुनिया में बदनामी करते हैं। जब चेहरा ही भोंडा बनाओगे इस देश का तो इज्जत या बदनामी का क्या प्रश्न है। जो ग्राउंड रियलिटी है वो मालूम होनी चाहिए। अगर हम ये ग्राउंड रियलिटी नहीं जानेंगे कि हमारे मजदूर के साथ ज्यादती हो रही है, उसको भूखों मारा जा रहा है, हिंदुस्तान का जो स्थान है कहाँ है, ये पूरा का पूरा जो दक्षिण एशिया है, इसका हर देश हिंदुस्तान से बेहतर स्थिति में है। हंगर इंडेक्स के मामले में, एजुकेशन के मामले, हेल्थ के मामले में हमसे बेटर है उनकी बजट जो है, जो एलोकेशन है, हिंदुस्तान उनसे पीछे है। तो क्या सिर्फ दादागिरी से और 56 इंच का सीना दिखाने से ऊंचा हो जाएगा हिंदुस्तान? क्या यहाँ पर सिविल वार सिचुएशन करके, एनार्की पैदा करके हिंदुस्तान का सीना ऊंचा हो जाएगा? इसलिए जनरल काउंसिल ये नोट लेती है इस चीज को कि ये सरकार, मिस्टर नरेंद्र मोदी, लिसन टू मी, वी एक्यूज यू आर ट्राइंग टू मेक आवर पीपल हंग्री। हंगर इंडेक्स
में हमारी बुरी हालत है, और तुमने हमारा जो सब्सिडी है, फूड सब्सिडी, उसको रिड्यूस किया इस बजट पे। तुमने हमारा एजुकेशन बजट जीडीपी में जो एलोकेशन था वो रिड्यूस किया है। तुमने हमारा हेल्थ का बजट जो जीडीपी में एलोकेशन था उसको रिड्यूस किया है। तुम हमारे जनमानस को भूखे और कंगाल रख के समझते हो कि चुनावों के दौरान कुछ डोल फेंक देंगे, कुछ टुकड़े फेंक देंगे, कुछ 2000-3000 उनके अकाउंट में फेंक देंगे और वोट ले लेंगे। ये ज्यादा दिन चलने का नहीं है। और अगर हम चाहते हैं कि ये ज्यादा दिन नहीं चले तो फिर AITUC ने ही ये प्रण लेना होगा, ये निश्चय लेना होगा कि हम अपने आंदोलनों को तेज करेंगे, ज्वाइंट ट्रेड यूनियन आंदोलन को तेज करेंगे, किसानों के साथ एकता बढ़ाते हुए मजदूर किसान एकता के उस नारे को कारगर साबित करेंगे। उसके साथ साथ हमारे विद्यार्थी, नौजवान, शिक्षक, राइटर, लेखक, रंगकर्मी, समाज का हर हिस्सा, महिला आंदोलन जो आंदोलित है अपने प्रश्नों पे, उन सबको एक साथ आकर के भी हम लड़ेंगे। ये प्रण हमें करने की जरूरत है। वो है दिशा आने वाले दिनों में काम करने की जो हमारे लिए निहायत जरूरी है। लंबा ना खींचते हुए इस पब्लिक मीटिंग को मैं सिर्फ कुछ बातें आखिर में बोलना चाहती हूँ। हमारी जो जनरल काउंसिल की में रिपोर्ट पेश की गई है उसमें इनफ डाटा है। वो सारे जनरल काउंसिल मेंबर्स को रिपोर्ट जो नहीं भी अटेंड कर पाए उनको भी पहुंचेगा। तो स्टेट कमेटी से हमारी हिदायत रहेगी अपनी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके अपनी सभी यूनियंस की जो ऑफिस बीयरर्स हैं उन तक पहुंचाएं, ताकि वो डाटा कलेक्शन जो है वो उनको कैंपेन में नीचे टॉकिंग पॉइंट के रूप में मिले। तो इसलिए मैं उन सब का चर्चा आपके बीच में नहीं कर रही मैं, लेकिन आपको दो ही बातें आखिर में कहना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि कोई भी देश, कोई भी समाज तभी डेमोक्रेटिक कहलाता है जब वहाँ के मजदूर को, बाशिंदों को संगठित होने का अधिकार हो, यूनियनाइज होने का हक हो और यूनियनाइज हो करके अपनी आवाज उठाने का हक हो, तो वो नेशन डेमोक्रेटिक है, वो सोसाइटी डेमोक्रेटिक है। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार जो कोडिफिकेशन लाई है वो यूनियंस के अधिकारों को कुचलने का है। तो ये एंटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉट ओनली किसानों पे जो थोपा, साल से ज्यादा हर मौसम में तड़पाया उनको और अचानक फार्म लॉज ले आए और अचानक फार्म लॉज को गायब कर दिया और उसके बाद उनके मंत्री ने बाद में कह दिया कुछ समय के बाद हम फिर उसको ला सकते हैं। इट्स नॉट ओनली कि कोई नरेंद्र मोदी की क्रिटिसिज्म करे, गवर्नमेंट की क्रिटिसिज्म करे तो उसके ऊपर सेडिशन लॉ लग जाता है, UAPA लग जाता है, NSA लग जाता है, NIA लग जाता है और अपोजिशन लीडर्स को दबाने के लिए, कुचलने के लिए उनकी आवाज को CBI यूज होती है, ED यूज होती है, हर इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। ये सब कुछ ये करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी का जो हक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आम आवाम को मिला है ये उसके ऊपर हमला बोल रहे हैं। ये हमें समझ लेना चाहिए। केवल डेमोक्रेसी के हक पे हमला नहीं बोल रहे हैं, हमारी जो पर्सनल लिबर्टीज है वो पेगासस के स्पाईवेयर जो ऐप खरीदा इन्होंने उसके जरिए से हमारी जिंदगियों में घुस रहे, हमारे बेडरूम्स में घुस रहे, हमारी किचन्स में घुस रहे। कोई प्राइवेसी किसी को नहीं रहनी चाहिए और उनके ऊपर डाटा इकट्ठा करके जब जिसको नेल करना है, जेल देना है, केस ठोकना है, ये उसको कर सके, जिसको ब्लैकमेल करना है उसको ब्लैकमेल कर सके। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। केवल इकोनॉमी को नहीं देखिए, ये समझिए कि इस किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसीज जो नरेंद्र मोदी की हैं, अगर उसको परस्यू करना है तो वो डेमोक्रेसी को कत्ल किए बिना, मजदूरों के अधिकारों को रोके बिना, किसानों और दूसरे बुद्धिजीवी हिस्सों को रोके बिना वो एजेंडा आगे नहीं बढ़ सकता। ये याद रखिए। एज AITUC ने फासिज्म, नाजिज्म के खिलाफ लड़ा था और फांसीवाद, नाजीवाद तब आता है
जब पूंजीवाद नॉर्मल डेमोक्रेसी में आगे नहीं बढ़ सकता है। जब पूंजीवाद को आगे बढ़ने के लिए डंडे की जरूरत होती है, तब वो डेमोक्रेसी पे चोट करता है, समाज के हर हिस्से की आवाज को दबाने की कोशिश करता है। तो इसको लाइटली नहीं लें कॉमरेड्स। जो पेगासस या उस किस्म की और सरकार के हथकंडे हैं लोगों की आवाज को गैर करने के, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज। डोंट थिंक इट इज समथिंग डिफरेंट। ये हमें समझना होगा। और अगर इस डेमोक्रेसी को कुचलना है तो लोगों को डिवाइडेड रखना चाहिए। सो सेकुलर डेमोक्रेसी पे जो अटैक है, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। ये हमें समझना पड़ेगा। और इसीलिए जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि AITUC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्किंग क्लास की पॉलिटिक्स को परस्यू करती है। AITUC नॉन पॉलिटिकल नहीं है, अपॉलिटिकल नहीं है, एंटी पॉलिटिक्स नहीं है। AITUC की पॉलिटिक्स वर्किंग क्लास पॉलिटिक्स है। जो वेल्थ प्रोड्यूस करते हैं, जो सर्विसेज देते हैं, सोसाइटी उनसे चलती है, देश उनसे बनता है, देश उनसे चलता है। और इसीलिए उनकी आवाज उठाना, पॉलिसी फ्रेमवर्क में चेंज लाना, और जो गवर्नमेंट उनके खिलाफ पॉलिसी लाए उसकी पॉलिसी को चैलेंज करते हुए नहीं माने तो उसको गद्दी से उतारना, ये AITUC की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग रही है। तो डोंट फील शाय। अगर हम कहते हैं मिशन 2024, अगर हम कहते हैं मिशन इंडिया, तो वो 2024 के बियॉन्ड जाता है कि 2024 में अगर नरेंद्र मोदी को अपना बस्ता उठा के चलता करने की जरूरत है तो 2024 के बाद जो सब कुछ उन्होंने डैमेज किया है, उस डैमेज को करेक्ट करने के लिए जो भी सरकार सत्ताधीन होगी उसके खिलाफ हमें जो है उसके साथ भी लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक करो। ठीक नहीं करोगे तो तुम्हारा भी वो हश्र करेंगे। इट्स ए स्ट्रगल इन कंटिन्यूम, इट डजंट स्टॉप। बट नाउ द प्रेजेंट डेंजर इज कि जो सब कुछ हासिल किए थे ये बिल्कुल इतिहास का चक्का उल्टा घुमा रहे हैं। एवरीथिंग इज इन द रिवर्स डायरेक्शन। तो उस रिवर्स डायरेक्शन को रोकने के लिए मोदी की गवर्नमेंट जाना जरूरी है, और उसको रोकने के बाद उसको वापस पटरी पे लाने के लिए लड़ना जरूरी है। This has to be understood by AITUC leadership, AITUC activists, AITUC members down below, and through you to the people, to the community. Learn lessons from Kisan movement, and the lesson is in simple language, make the people below understand. हम हैरान हो जाते थे, बच्चा बोल रहा है, बच्ची बोल रही है, उनसे पूछ रहे अरे तुम्हें क्या पता है, वो पत्रकार पूछ रहा है माइक आगे करके, क्या जानते हो तुम क्यों यहाँ हो, तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, एक कानून जाना चाहिए, अरे तुमको क्या पता, हमें पता है, कॉन्फिडेंस है, हमें मालूम है, ये हमारी जमीन छीनेंगे या अनाज महंगा करेंगे या अपने मित्रों को दे देंगे। वेरी सिंपल लैंग्वेज, 4, 5, 6 सेंटेंसेस एंड था। और जो मीडिया वालों के पास जवाब नहीं होता था, जितनी बार सवाल पूछो उतनी बार सीधे फटाक उनके मुंह के ऊपर जवाब मिलता था। बच्चे से, बुजुर्ग से, महिला से, नौजवान से, उस किसान आंदोलन में बहुत कुछ नया गीत संगीत तो लिखा ही गया, बहुत प्रेरणा यंगर जनरेशन को मिली और एक कॉन्फिडेंस मिला। मोदी इज नॉट इनविंसिबल। मोदी को भेदा नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। मोदी को चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा नहीं है। मोदी के खिलाफ लंबा नहीं लड़ा जा सकता, ऐसा नहीं है। किसान आंदोलन ने दिखा दिया, लड़ा भी जा सकता है, चुनौती भी दी जा सकती है और लंबी लड़ाई भी लड़ी जा सकती है। दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न। और अब तो लंबी लड़ाइयों की तरफ हम लोग बढ़ेंगे ही। जब वो सब कुछ छीन रहे हैं तो फिर परवाह किस बात की है? फिर हमें क्या परवाह है? देश को बचाना है। अगर ये अहद है तो वो फिर शब्दों में तो नहीं रह सकता है, वो हमारी लड़ाइयों में झलकना चाहिए। और उसके वास्ते हमारी
जनरल काउंसिल विचार कर रही है। संगठन को मजबूत कैसे करें, एक्सपैंड कैसे करें। ठेकेदारी प्रथा बढ़ रही है, आउटसोर्सिंग बढ़ रही है, रेगुलर नौकरी कम हो रही है, पब्लिक सेक्टर श्रिंक कर रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भर्ती नहीं हो रही है, लाखों पोस्ट खाली पड़ी हुई है। अगर 9 लाख डिफेंस की है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की है, 4 लाख के आसपास पब्लिक सेक्टर के, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की है, तो अगर स्टेट पब्लिक सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सभी को मिला देंगे तो 55 लाख सैंक्शन पोस्ट पड़ी हैं और सरकार उस सैंक्शन को विद इन 1 ईयर फिनिश करना चाहती है ताकि उससे अगली बार कहें अब कोई सैंक्शन पोस्ट नहीं है। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी ही, ठेकेदारी बढ़ेगी, आउटसोर्सिंग बढ़ेगी। तो अब ट्रेड यूनियंस का भविष्य कहाँ है? जहां हमें मजबूती से फॉर्मल सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ खड़े रहना है, उनकी लड़ाइयों को दमदार तरीके से मदद करना है, उतनी ही मजबूती से हमें हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी के वर्कर, ठेका मजदूर के पास, असंगठित मजदूर के पास, हर उस दबे कुचले हिस्से के पास पहुंचना जरूरी है। हाँ, हमारी यूनियंस हैं बहुत सी स्टेट्स में उस इनफॉर्मल इकोनॉमी में, लेकिन दैट्स नॉट टू द सेटिस्फैक्शन लेवल। इसलिए सब साथी जो सुन रहे हो, इट इज ए मस्ट formal sector unions to extend their helping hand in organizing the contract and outsource in their sector. Not only their sector, they should come out and support the ITUC state center and say, okay, come on, put 1 or 2 people as whole timers and we will be paying for it. ये कहना होगा हमको, ये रास्ते निकालने होंगे हमको। ये निहायत जरूरी है हमारे लिए कि हम पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को एड्रेस करने के साथ साथ पूरे समाज के अंदर ये बहुत बड़ी फौज है हमारे वर्कर्स की, उनकी तरफ हम ध्यान दें। शहर में और गांव में अगर हम दोनों जगह पे ध्यान देंगे तो हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि हम अपनी कतारों को मजबूत कर सकते हैं। इसलिए संगठन को मजबूत करने के लिए युवा पीढ़ी को आगे लाने की जरूरत है। I want to look at those people who should come forward, जो हमारे सेंटर को आगे संभाल सकते हो। यंगर जनरेशन स्टेट्स में प्रमोट होनी चाहिए आस्ता आस्ता, और तो ही वो सेंटर के अंदर, स्टेट से सीख के सेंटर के अंदर बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। इसलिए उनका एजुकेशन होना, ट्रेड यूनियन एजुकेशन होना और यूनियन लीडरशिप को संभालते संभालते स्टेट और सेंट्रल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे की जाती हैं उसको सीखना हमारे लिए जरूरी होगा। इसलिए यंग लेबर फोर्स को ज्यादा यूनियनाइज करो, उनमें से लीडर्स तैयार करो। वुमेन लेबर फोर्स इज ऑन द रिसीविंग एंड इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में और मोदी की पॉलिसीज के दौर में। इसलिए उन महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा यूनियन की कतारों में लाना, उनमें से लीडर्स निकालना, ये आज उसी की आने वाले दिनों में जिम्मेदारियां होंगी। तो हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो अपने आप में हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एजेंडा है, और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो सब चीजें जिन पे मैं चर्चा कर रही हूँ वो रहेंगी। उसमें जो हमारे इमीडिएटली 4-5 सब्जेक्ट है, उन 4-5 सब्जेक्ट के ऊपर कमीशंस के जरिए से डिटेल्ड थॉरो डिस्कशन होगा और फिर हम उस सम्मेलन से 2024 की तरफ कूच करने के जो पूरे रास्ते हैं मजबूती के, उसकी तरफ बढ़ेंगे। इसलिए मैं सब साथियों से, आप सबने ज्वाइन जिन्होंने किया है वो ये समझ लीजिए कि अपने अपने ऑफिसेज को, चाहे यूनियन ऑफिसेज हो और चाहे डिस्ट्रिक्ट और या स्टेट ऑफिसेज हो, उनको टेक्नोलॉजी सेवी बनाइए। जहां हम नहीं पहुंच सकते वहां दूर दराज में संदेशा ऐसे भी जाए, क्योंकि ये सरकार पोस्टल विभागों को वाइंड अप कर रही है। पोस्टल के जरिए से जो हम इंफॉर्मेशन भेज पाते थे वो 10 दिन 15 दिन में भी चिट्ठी नहीं पहुंच रही है। सो हाउ टू मेक द मैसेजेस रीच क्विक? तो व्हाट्सएप यूज होना है, ट्विटर यूज होना है, इंस्टाग्राम यूज होना है, ऑनलाइन करना है, मेल यूज होना है, फेसबुक होना है, यूट्यूब का इस्तेमाल होना है। हर नए मेथड को हम यूज करेंगे। वो हर नया मेथड जो कॉर्पोरेट्स यूज कर रहे हैं हमें निचोड़ने के लिए, जो सरकार यूज कर रही है हमें निचोड़ने के लिए, ढिंडोरा पीट रही है डिजिटलाइजेशन डिजिटलाइजेशन।
If we have to fight them, we have to learn this methodology also. तो आप सब जो बेनिफिट किए हो आज फेसबुक और यूट्यूब के जरिए से इस मीटिंग के साथ जुड़ पाए हो, आपको भी देखना है कि अपने एरिया में, अपनी जगहों के ऊपर जो यंग एजुकेटेड यूथ घूम रहा है इधर उधर, उनसे मदद लीजिए, परिवारों में यंगस्टर की मदद लीजिए। इस किस्म की वर्चुअल मीटिंग्स, रीचिंग टू द कैडर्स, उसको इस्तेमाल कीजिए। चूंकि कोविड के बहाने मीटिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए उस पे बैठ नहीं जाइए, आप नए रास्ते ढूंढिए, नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। और इसलिए मुझे याद आ रहा है, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो हमें पढ़ाया गया सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट। सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट में क्या कहना था इनका, सोशल रिफॉर्मर्स का? अरे किनसे लड़ने जा रहे हो? अंग्रेजों से लड़ने जा रहे हो। अगर अंग्रेजों से लड़ना है तो ये तकियानूस चीजों से बाहर निकलो, रूढ़िवाद से बाहर निकलो, अपने को मॉडर्नाइज करो, अपने बच्चों को शिक्षा दो, विधवा विवाह की इजाजत दो, बच्चियों को बचपन में शादी मत करो, सती प्रथा को खत्म करो, एजुकेशन को हथियार बनाओ। ये सोशल रिफॉर्म्स की मूवमेंट थी। महात्मा फूले को तो कितनी गालियां मिली, तो भी उसने अपनी पत्नी सावित्री को, फर्स्ट टीचर इन इंडिया, सावित्रीबाई फूले पहली महिला टीचर है हिंदुस्तान में, बनाया उसने। उस पे गोबर फेंका गया, गालियां दी गई, जगह जगह उसको निकलती थी तो उस पे पत्थर बरसाए जाते थे, बट शी वाज देयर। तो राजा राममोहन राय ने या विद्यासागर ने, बहुत बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर्स, और बहुत सारी और स्टेट्स के बड़े बड़े नाम है सोशल रिफॉर्मर्स के, तो उन्होंने क्या कहा था, जिससे लड़ने जा रहे हो तो समझो अपनी कमी और कमजोरी कहाँ है। इस पायदान से तुम नहीं लड़ सकते, उससे लड़ना है तो अपनी चेतना को सुधारो, अपनी शिक्षा को सुधारो, अपने शस्त्रों को तेज करो, और जो सप्रेशन की समाज के अंदर पॉलिटिक्स और बुनियाद बनी हुई है जातिवाद के नाम के ऊपर, उससे बाहर निकलो, छुआछात से बाहर निकलो। यही बातें थी जो बाबा अंबेडकर की बहुत से लोगों को फिर अट्रैक्ट भी की थी। वो बाद का फेज है, लेकिन पहले का फेज तो हमारा सूफी संतों का है, 500 साल का इतिहास है हमारा सूफी संतों का। उसके बाद हमारी 200 साल की इतिहास है सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट की, और उसके बाद हमारी पॉलिटिकल मूवमेंट जो तेजी से फ्रीडम मूवमेंट आगे बढ़ी, जिसमें वर्किंग क्लास ने बहुत रोल अदा किया। तो याद रखिए, ये नहीं हम सोच सकते कि कोई यूनियन के झंडे के नीचे आ गया तो वो महिला और पुरुष की बराबरी में अचानक यकीन करने लग गया, और वो अचानक ही छुआछात से नफरत करने लग गया, और वो अचानक ही ऊंच नीच के सोशल और कल्चरल जो बैरियर्स हैं उससे उसकी खत्म हो गए। हम जब पैदा होते हैं तो हम ब्रिंगिंग अप प्रोसेस से क्रॉस करते हैं। हमारे को घर में क्या मिलता है, पाठशाला में क्या मिलता है, पीयर ग्रुप में क्या मिलता है, वो हमारी साइकोलॉजी बनाता है। तो जस्ट यूनियन मेंबर होने से मत समझिए कि एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट AITUC। You have to make them understand what AITUC is. That's why education is important. और that's why मोदी से अगर लड़ना है तो ये सिविलाइजेशनल लड़ाई है कॉमरेड्स। Don't think it as a simple लड़ाई। उसने हमारी सिविलाइजेशन को चुनौती दी है। Mr. Modi, your RSS has given challenge to our civilization. तुम हमारी सिविलाइजेशन जो भाईचारे की है, हार्मनी की है, एक साथ रहने की है और फिर एक साथ बढ़ने की है, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने की है, तुमने उस पे हमला बोला है। और याद रखना, तुम्हारा मुकाबला वर्किंग क्लास से भी हो रहा है, और वर्किंग क्लास will not be bowed down, and AITUC will see to it that the movements of working class are increased day by day. And that's why I expect from my comrades, it's not one individual or 15 secretariat members and a few vice president and together office bearers, वो सब ठेका लेंगे इस चीज का। यह हमारी वर्किंग कमेटी और ओनली जनरल काउंसिल। All the comrades who are listening and joining this meeting today understand, whole of AITUC has to work. It's not a question of one or two. Nobody is less important, nobody is more important. All can be militants, all can be genius. It is possible अगर हम सब लोग अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करते हैं।
कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। उसी कलेक्टिव एफर्ट से मोदी सरकार घबराती है। जो कलेक्टिव एफर्ट किसान ने दिखाई, ये डरी थी सरकार, और जो कलेक्टिव एफर्ट अगर पब्लिक की कंसाइंस में आ जाए तो यहाँ हिमाचल के साथी ने क्या बोला, 4 सीटों से साफ हो गए तो जिस एजेंडा को पूछते भी नहीं थे उस पर बात करना शुरू कर दिया। दिस इज हाउ ये गवर्नमेंट वोट पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं सुनती। और अगर जनमानस में ओपिनियन क्रिएट कर दिया जाए तो या इनको बहुत सा एजेंडा रोकना पड़ेगा और या इनको फिर देश की जनता कुर्सी से उखाड़ेगी। और हमें अपने लेवल पे अपने संगठन को मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ना है। इतना ही कहते हुए आप सबको मैं ये कहना चाह रही हूँ, आई डोंट नो ओमिक्रॉन कितनी देर रहेगा। इट मे बी कि ओमिक्रॉन इस वायरस की म्यूटेशन तो होती रहेगी, तरह तरह के आएंगे, लेकिन ये वायरस कोविड से ओमिक्रॉन हुआ है तो ये वायरस हो सकता है ईयर एंड आते आते एंडेमिक में बदल दे सिचुएशन को। आई कांट से, नीदर यू कैन से, ये तो साइंटिफिक ट्रूथ और साइंटिस्ट लोग ही बताएंगे, एपिडेमियोलॉजिस्ट ही बताएंगे हमको। पर द सिचुएशन इज के ओपनिंग अप का जो सिचुएशन हुआ है, अब ये वायरस और नो वायरस लड़ाई तो चलेगी, नहीं तो ये तो हमारे को पूरा मलीदा बना देंगे जब तक फिर वायरस से अंतिम मुक्ति घोषणा की जाएगी। तो उसके इंतजार हमें नहीं करना है, अब तो हमें लड़ना है।